दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में सरकार ने झुग्गी में रहने वाले लोगों को एक वादा किया था कि झुग्गी छोड़ो, आपका घर मिलेगा। लोग मान गए इस उम्मीद में कि उनका जीवन और बेहतर होगा। आज हम सरकार के उस वादे की असलियत को जानेंगे। कालकाजी एक्सटेंशन ये दक्षिणी दिल्ली का वो इलाका है जहां दशकों से हजारों परिवार झुग्गियों में रहते थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये भारी भरकम नाम दरअसल में प्रधानमंत्री आवास योजना का ही एक हिस्सा है। इसके तहत डीडीए को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो 2022 तक दिल्ली को झुग्गी मुक्त बनाए। इसी प्रोजेक्ट में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाई गई, यानी बहुत सारी मंजिलें, करीब 30 गज में 2 कमरे, एक रसोई, एक बाथरूम और एक टॉयलेट। मगर यह फ्री में नहीं था। इसके लिए लोगों ने करीब 1,47,000 रुपए जमा किया। ये रकम सुनने में बहुत कम लग सकता है, लेकिन जो लोग झुग्गियों में रहते हैं उनमें से ज्यादा के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम है। इसके लिए लोगों को लोन भी लेना पड़ा और ऐसे लोगों की गिनती बहुत ज्यादा है। ये बताइए, जब आप यहाँ आए थे तो कितना रुपए आपको देना पड़ा था? 1,47,400। तो ये आप लोन लिए थे या खुद अपना पैसा था आप खुद लिए? नहीं, हमने इधर उधर करके उधार पुधार करके हमने दिया 1,47,000 रुपए इकट्ठा दे दिया था। हमने ड्राफ्ट किया था। अच्छा, ड्राफ्ट आपने दिया बदल के। और आज यहाँ करीब 12,000 लोग रहते हैं। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए रोज कम से कम 50 से 60 लीटर पानी चाहिए, कम से कम। मगर यहाँ के ज्यादातर लोगों के लिए पानी एक लग्जरी है। पानी का कभी इधर का बंद कर देते, कभी उधर का बंद कर देते हैं। कंटिन्यू पानी नहीं देते, किचन में नहीं आता तो कभी और किचन में नहीं आता, कभी बाथरूम में आता है। पीने वाले पानी तो हम लोग खरीद के लेके आते हैं, नहीं तो नीचे कभी कभी वो भी खराब हो जाता है, आरओ खराब हो जाता है, तो बाहर से हम लोग कहाँ से हम लोग पानी भर के लेके आते हैं। हालांकि सरकार ने यहाँ 6 आरओ वाटर प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन जब हम वहाँ खुद पहुंचे तो ज्यादातर बंद पड़ा हुआ था। और जो चल रहा है वो इतने लोगों को पानी पिला पाएगा, ये बहुत मुश्किल है। पीने के आरओ तो सारे इनने बंद कर रखे हैं। हमारे ये ब्लॉक के 2 हैं, वो दोनों बंद कर रखे हैं। ये सामने डी ब्लॉक है, उसका भी इनने बंद कर रखा है। उससे आगे है वो 2 बहुत दूर है। उनकी है। बी ब्लॉक के बैक साइड पे है, इसमें पानी नहीं आ रहा है। 3 नल का पॉइंट है, लेकिन नल एक ही लगा है और उसमें भी मजबूरन पानी नहीं आ रहा है। और दूसरी जरूरतों के लिए जो पानी का सप्लाई है उसका कोई फिक्स टाइम ही नहीं है। कभी सुबह 4 बजे आता है, कभी दोपहर में, कभी रात को, और कभी आता ही नहीं है। पाइप का सिस्टम इतना गलत बना है पानी का कि हद से ज्यादा। अभी पानी छोड़ेगा डायरेक्ट नीचे आएगा, 7 से ऊपर किसी को पानी नहीं मिलेगा। ये पानी डायरेक्टली नीचे चला जाता है, तो हमें ऊपर पानी आते आते बहुत लेट हो जाता है, तो तब 9 बज जाता है, कभी 10 बज जाता है, तब तक फिर पानी चला जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर अब तक पानी नहीं आ रहा है। कैसे जिएंगे इस गर्मी में? थे ना, ठीक है, तो 2 बार ही नहा ले या 1 बार ही नहाने को नहीं। इससे अच्छा तो हमारा झुग्गी बहुत बढ़िया था। और इस अनिश्चितता में जीना अब इन लोगों की डेली की सच्चाई है। लोगों के हिसाब से जो लोग 7वीं मंजिल के ऊपर रहते हैं उन तक पानी का पहुंचना एक युद्ध से कम नहीं है। पानी का प्रेशर दरअसल में इतना कम रहता है कि ऊपर की मंजिलों तक वो पहुंचता ही नहीं। लोग नीचे से पानी उठाकर लाते हैं हर दिन बिना किसी शिकायत के, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि कोई सुनेगा ही नहीं। आप लोगों को पानी मिलता कब है फिर? 2 घंटा जैसे ही आता है, 2 घंटे के लिए, या फिर सुबह जब आता है तब तुरंत ही हम लोग काम तो आप कह रहे हैं कि जिस टाइम पानी आता है अगर उस टाइम काम कर लीजिए तब तो इस्तेमाल कर पाते हैं जी। और अगर बाद में करते हैं तो नहीं मिलता है। पानी के बाद यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कूड़े की। इतने लोगों की इस कॉलोनी में कूड़ा फेंकने का कोई जगह ही नहीं। सोच के देखिए कि क्या व्यवस्था है। मुझे लोगों ने बताया कि वो पहले ब्लॉक ई के पास कूड़ा फेंकते थे, लेकिन जब ब्लॉक ई वाले लोग शिफ्ट हो गए तब उन्होंने इसका विरोध किया। और वो बहुत लाजमी है, कोई भी अपने घर के सामने कूड़ा नहीं चाहेगा, और ये हमने वहां जाके देखा है। फिर अभी अंदर ही कचरा हो रहा है। अभी बाहर इसको ले जाने के लिए हमने डाला भी, तो बाहर वालों ने मना कर दिया। बाहर वाले काउंसलर भी खड़ा हो गया था आगे, बाहर के यहाँ नहीं डालोगे आप।
हर 2 दिन में कूड़ा मैं डस्टबिन में पैक करता हूँ, फिर रात को जाता हूँ मैं ऑफिस जाता हूँ मैं, तो मैं एक बारी में इकट्ठे बाहर फेंक के आता हूँ मैं। पहले ई ब्लॉक के पीछे बना रखा था तो वहां पे भी मना कर दिया, तो अभी इंसान कूड़ा फेंके तो फेंके कहाँ। आज की स्थिति यह है कि ब्लॉक ई के लोग अब रात को अपने ही ब्लॉक की पेट्रोलिंग करते हैं ताकि कोई वहां रात में कूड़ा ना फेंक दे, और इसका नतीजा अब ये है कि आप अब जहां भी देखेंगे आपको कूड़े का ढेर मिल जाएगा। सीढ़ियों के पास, कॉरिडोर में, पार्किंग एरिया में, जहां भी आपको नजर जाएगा कूड़ा दिखेगा। अभी हमें कूड़ादान बना के नहीं दिया इन्होंने कि कहाँ फेंकना है नहीं फेंकना है, सब अपनी मर्जी से सब जहां मन कर रहा है वहीं फेंक दे रहे हैं। और इसी कूड़े के पास बच्चे खेलते हैं, यानी बीमारी को सीधा सीधा इनविटेशन कार्ड। और ऐसे में लोगों को ये एकदम आप कह लीजिए कि थोड़ा सा हटा देगा तो ये वैसे भी अभी भी बच्चा घुस सकता है आराम से, किसी का भी पैर घुस सकता है, ये मेन होल है। और ऐसे में इंसान को रहना है। लेकिन डीडीए के किसी भी अधिकारी ने आज तक इसे टॉप प्रायोरिटी नहीं माना है। इसका सबूत यह है कि आज तक यहाँ कूड़े को डिस्पोज करने की कोई व्यवस्था ही नहीं बनी। लेकिन ये सब तभी है जब घर टिका रहे। यहाँ के घर खुद ही अपनी कहानी बता रहे हैं। घर की दीवारों से सीमेंट एक शराबी की तरह कहीं भी गिरता रहता है। खिड़कियों के शीशे पर जो चिपकाने वाला लगाया जाता है, मिट्टी जैसा जो रहता है, उसकी क्वालिटी इतनी घटिया है कि शीशा आए दिन गिरता रहता है। कुछ घरों के मेन गेट में बिजली तक आने की बात लोगों ने बताई। बच्चे उसे छू सकते हैं और उसके बाद क्या होता है आप खुद भी समझ सकते हैं। ये दरवाजे में इतना झटक के करंट आता है, बिल्कुल झटक के बच्चा बिल्कुल गिर जाता है। ये रहा, इसमें करंट आ रहा है, इसमें भी करंट आता है। ये रहा, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, पीछे बोर्ड है, देखिए यहाँ पे, इसमें अगर हाथ लगाओ इसमें अर्थ आता है और करंट आता है, अर्थ का प्रॉब्लम है। और इसमें भी है, ये देखिए यहाँ पे भी हमें डीडी की तरफ से ये लाइन दिया गया। ये तो मेन लाइन जा रहा है। मेन लाइन, इसमें पूरा करंट आता है, देख लीजिए पूरे कितना सीलन है, आपका सामने ही है। इन खराब घरों को ठीक करने के लिए लोग अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, वही लोग जो पहले से इकोनॉमिकली टूटे हुए हैं। डीडी ने घर तो दे दिया, लेकिन इतने खराब हालत में कि लोगों को घर में घुसने से पहले उसमें सजावट का सामान नहीं लगाना है, बल्कि पाइप ठीक करानी है, टाइल्स को दोबारा से ठीक कराना है, गेट ठीक कराना है, प्लास्टर करवाना है। यानी गृह प्रवेश से पहले ही मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी उनको पकड़ा दी गई, उन्हीं गरीब लोगों को जिनके पास पैसे की पहले से किल्लत है। ये देखिए, ये साफ साफ दिख रहा है, ये टूटा हुआ है, ये बिल्कुल भी ऐसा ही हमारा घर था सर, अपने पैसे से हमने बनाया। और देखिए ये देखिए, इससे पता लग रहा है कि ये जैसे ये यहाँ पे पत्थर जो जुड़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे पत्थर जो जुड़ा हुआ है, इसके कोने में देखिए पूरा होल है। इससे पता लग रहा है कि अंदर में कुछ भी मटेरियल नहीं है। तो ये आज न कल तो खराब होना ही था। और ये नए घर की हालत है, नए घर अभी तक ये साफ दिख रहा है कि इसमें लोग अभी रहने नहीं आए हैं। ये नए घर की हालत है। आए कहते आएंगे, इस हालत में कैसे कोई रहेगा सर। अब सवाल ये उठता है कि क्या डीडीए इसी क्वालिटी का घर एमआईजी और एलआईजी कैटेगरी में भी बनाता है? अगर नहीं तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ये लोग गरीब हैं, इनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सरकार को लगता है कि ये तो मुफ्त में दिया है, तो क्वालिटी का क्या ही करना है, कुछ भी पकड़ा दो। तो निर्माण में आपके हिसाब से क्या गड़बड़ी? इसमें जो मटेरियल लगा है वो अच्छा नहीं है। पिलर्स बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तो अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन जो बाहर से वॉल है, जैसे ये कॉर्नर आप दिखाएंगे पूरा ऊपर तक है, ये काई भी लगी हुई है और लगा हुआ है, और ये आने वाले टाइम में ये पूरा खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। आप ये देखिए, यहाँ पानी टपक रहा है। स्पेशली इस चीज़ के लिए लेके आया हूँ मैं आपको कि निर्माण इतना खराब है कि पानी गिर रहा है। बताइए, जब यहाँ रात होती है तो यहाँ की महिलाओं के लिए एक और मुश्किल शुरू हो जाती है, और वो है पार्किंग में खड़ी हुई ऐसी गाड़ियां जिनके मालिक का कोई अता पता नहीं है। बैटरी वाली टोटो से लेकर टैक्सी तक खड़ी रहती है, कोई नहीं पूछता कि ये किसका है, और आने वाले समय में ये परेशानी का कारण बनेगा, और खास करके महिलाओं के लिए। आप याद रखिएगा, रात को कॉरिडोर्स और पार्किंग में लोग बैठकर शराब पीते हैं। हालांकि हमने किसी को नहीं देखा, लेकिन मैंने उसी जगह पर सैकड़ों शराब की बोतलें देखी हैं।
सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी, ये सब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है। इसमें कोई गेट में नो एंट्री, नो देखभाल, ठीक है। यहाँ से कुछ भी आए, कुछ भी जाए, कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ पे बहुत सारे छाड़ा भी जो है ना, दारू पी के घूमते रहता है, पहले नंबर, ठीक है। रात को पार्किंग पे, ठीक है, सब दारू पीने वाले। तो यहाँ पे जो ई रिक्शा वाले है ना, ये गदर मचा रखा है भाई। उसके लिए कोई स्थायी जगह होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी वाले इस होना चाहिए। एक गवर्नमेंट जो भी है, ठीक है, उसको करना चाहिए सिस्टम। अच्छा, ये बताइए कि आपको यहाँ पर जैसे जितनी गाड़ियाँ हैं, आप इसको कैसे जानते हैं कि ये गाड़ियाँ जो है वो यहीं के लोगों की है? गाड़ी ज्यादातर तो देखो यहीं के लोगों की है। अच्छा, हाँ, ज्यादातर यहीं के लोगों की, और वही अपनी गाड़ी हम खड़ी करते हैं। अच्छा, ये जो बैटरी वगैरह की जो गाड़ियाँ हैं, हाँ, ये किनकी हैं? तो ये लोग बताते हैं कि सुबह सुबह बहुत लड़ाई होती है, निकालने के लिए हंगामा हो रहा होता है, ये सच है? अब इस चीज के बारे में मैं नहीं कह सकता भाई, मेरी ड्यूटी 2 बजे से 2 बजे दोपहर से शुरू होती है। अच्छा, तो जो नाइट शिफ्ट में होते होंगे वो बता पाएंगे। हाँ, तो आप भी तो कभी नाइट शिफ्ट में रहे होंगे? मैं रहा, पर नाइट में इतनी परेशानी नहीं होती। अच्छा, सुबह शाम के टाइम 6-7 बजे के बाद भीड़ हो जाती है, तो थोड़ी परेशानी होती है। जैसे अभी हम 7 बजे के बाद आएंगे तो यहाँ हमको भीड़ मिलेगा, है ना? हाँ, थोड़ा भीड़ मिलेगा यहाँ पे, गेट पे और यहाँ पे भी रिक्शे खड़े रहते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम ब्रह्म सिंह। ठीक। तो ब्रह्म सिंह जी बता रहे थे कि यहाँ पे सुबह और शाम को जो है वो भीड़ हो जाती है, और मैं समझ सकता हूँ नौकरी के कारण ये बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, और बहुत वाजिब है, समझा जा सकता है। लेकिन जो बात लोगों ने बताई है और जो ये बता रहे हैं वो करीब मिलता है। वो गाड़ियाँ जो खड़ी हैं वो किसकी हैं कुछ पता नहीं है, तो इफेक्टिवली वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है, क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक नहीं है, और दूसरा जो यहाँ लोग रह रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि अननेसेसरली एक भीड़ बढ़ी हुई है और लोगों को पता ही नहीं है कि वो गाड़ी किसकी है। तो ये सारे कंसर्न हैं, और आप कह सकते हैं कि जो ब्रॉडर कंसर्न है उसमें ये कुछ कंसर्न्स हैं जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ। कल को जब कुछ हो जाएगा तब सरकार इन चीजों को ढूंढ रही होगी और सवाल पूछ रही होगी। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो इस पूरे डॉक्यूमेंट्री का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि डीडीए के अधिकारी समय समय पर आते हैं और वो देखते हैं कि घर में एसी है या नहीं, या कोई दूसरी बड़ी सुविधाएं है या नहीं। अब डीडीए वाले बार बार सर्वे भेजते रहते हैं, डीडीए वाले रेकी करवाते हैं कि किसके यहाँ एसी लगा हुआ है, किसके यहाँ गाड़ी है। मैंने इसके पीछे कारण जानने की कोशिश की, तो लोगों का आरोप है कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि घर में अगर सुविधाएं हैं तो उन्हें इकोनॉमिकली बैकवर्ड की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया जाएगा और घर खाली भी करवाया जा सकता है। अगर ये आरोप सही है तो ये एक अलग ही सवाल को जन्म देता है कि जब लोगों को घर मिला तब तो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। अब अगर 5-10 साल बाद वो पढ़ लिख के थोड़ी उनकी स्थिति बेहतर हो गई है तो क्या उनसे घर छीन लिया जाएगा? क्या यही रिहैबिलिटेशन का मतलब है? और अगर एलिगेशन सही है तो ये सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा है कि घर मिलने के बाद आप आगे बढ़ने की मत सोचिए। इससे क्या करेंगे वो, इसका कुछ आइडिया है? हाँ, वो कह रहे हैं कि घर कैंसिलेशन करेंगे क्योंकि तुम ईडब्ल्यूएस में आते नहीं हो। अगर रहते हम थे झुग्गी में, अगर तरक्की कर ली, जैसे हमारे माँ बाप गरीब थे, अगर हमने मेरे माँ बाप ने मेहनत करके और हमें पढ़ाया लिखाया और हम कहीं एक जगह पहुंच गए हैं और हमारी सैलरी तो ये इसकी मतलब आप कह रहे हैं कि एसी लगा है कि नहीं लगा है इसके लिए सर्वे करते हैं? ये सर्वे करते हैं। और कितनी बार सर्वे किया आपके नजर में अभी तक? 2 बार तो कर चुके हैं। कैसे करते हैं वो? आकर के घर में देखते हैं? बाहर से ही देखते हैं कि किसके बाहर से देखने से अंदर देखते हैं पूरे घर का माहौल कैसा है। जैसे मैंने कहा एसी तो बाहर ही लगेगा ना, तो आके देखेंगे घर में क्या काम है। अच्छा, ये ऐसा काम करेगा तो ये लोग अच्छे हैं, ये लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं होने चाहिए। अब कुछ जरूरी सवाल है जो मैंने डीडीए को ईमेल करके पूछा है और आप लोगों से भी पूछता हूं। आखिर ये घर किसने बनाया? और उससे भी बड़ा सवाल है कि किसने इसे पास किया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आम आदमी को शायद ही कभी मिलता है। आखिर 6 में से ज्यादातर आरओ प्लांट्स बंद क्यों है? और ये हमने वहां खुद जाकर के नल चला के देखा है। इतने लोगों के लिए कूड़ा फेंकने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? इतने खराब कंस्ट्रक्शन में अगर कल को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, किताबी तौर पर बात कुछ भी हो,
असलियत यह है कि इतनी समस्या इसलिए दिख रही है क्योंकि सरकार की नजर में यह घर झुग्गी वालों के लिए बना था। हमारे देश में जान की कीमत दो किस्म की है। कानूनी किस्म जिसमें सबकी जान बराबर है, लेकिन ये सिर्फ कोर्ट में हल्ला करने के लिए, और दूसरा किस्म है असलियत, और इसमें गरीबों की जान जो है ना वो कौड़ियों में है, और अमीरों या सरकारी अधिकारियों या नेताओं की जान बहुत कीमती। आपको क्या लगता है कि क्या सच में हमारे देश में गरीबों की कोई वैल्यू है? जवाब का इंतजार रहेगा, जरूर दीजिएगा।